नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल इनोवेटिव फ्यूचर एकेडमी पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का हमारा जो चैप्टर है वो चल रहा है और आज हम उसके बारे में एक इम्पोर्टेंट सा टॉपिक, एक इम्पोर्टेंट सा कंसेप्ट जिसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन देखा गया आपके एनडीए के एग्जाम में या आपके जेईई के एग्जाम में, ठीक है। तो उसकी बात करेंगे आज, मतलब सर्कुलर परम्यूटेशन के बारे में बात करेंगे। आप मैंने सर्कुलर परम्यूटेशन के बारे में दो केसेस बनाए हैं, दो केसेस के ऊपर आप चर्चा करेंगे और उन वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे जिनके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं बेसिकली। और एक क्वेश्चन भी हम यहाँ पे करेंगे जिस क्वेश्चन को करने में बहुत मजा आएगा आपको जब आप इस कंसेप्ट को समझ जाओगे अच्छे से कि सर्कुलर परम्यूटेशन का जो कंसेप्ट होता है वो क्या होता है। इसके बाद हम थोड़ा सा बात पढ़ेंगे हमारे ज्योमेट्रिकल पोर्शन की, जिसके अंदर स्ट्रेट लाइन, नंबर ऑफ ट्रायंगल, नंबर ऑफ डायगोनल फाइंड आउट करने होते हैं। तो वो कई बार एक्स ग्रुप में, एनडीए में पूछा जाता है क्वेश्चन, तो उसको भी हम डिफाइन करेंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास को, कि ध्यान से देखते रहिए आप लोग कि कैसे कैसे करना है इस चीज को। तो मैंने बात कर रहा हूं कि सर्कुलर परम्यूटेशन क्या होता है। सर्कुलर परम्यूटेशन क्या होता है, देखिए सर्कुलर परम्यूटेशन के अंदर जो पहला केस बनेगा वो मेरा केस बना है इन विच क्लॉकवाइज, जिसके अंदर क्या होगा, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट गिव्स राइज टू डिफरेंट परम्यूटेशन। डिफरेंट परम्यूटेशन है ना, अगर अलग अलग अरेंजमेंट देगा, जब मैं उसको क्लॉकवाइज देखूंगा या फिर मैं उसको एंटी क्लॉकवाइज देखूंगा, तो मेरे पास, मैंने सपोज कर लिया, एक्सपोज कर रहा हूं, मेरे पास मान लो 5% है। मैंने कहा ए यहाँ बैठा हुआ है, बी यहाँ बैठा हुआ है, सी यहाँ बैठा हुआ है, डी यहाँ बैठा हुआ है और ई यहाँ पे बैठा हुआ है। तो ये 5% एक सर्कुलर अरेंजमेंट में मैंने बिठाए हैं। इन सर्कुलर अरेंजमेंट को बिठाएंगे, इसका मतलब अगर ये ऐसे में जाता हूं तो मेरे पास क्या मिलता है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनेगी मेरी। ये क्या बनेगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनेगी। अगर मैं इसी अरेंजमेंट को कुछ ऐसे लिखता हूं कि ये ऐसे चले जाए, तो ये मेरी क्या बनेगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनेगी। बनेगी कि नहीं बनेगी, बिल्कुल बनेगी, है ना। तो ये चीज है, तो मैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, अब देखिए एक चीज को देखता हूं मैं, ए को मैंने, जब मैं क्लॉकवाइज की बात कर रहा हूं, ए बी सी डी, उसके बाद ई, फिर उसके बाद ए आएगा, दोबारा आएगा ना। तो ये चीज मेरे पास क्या रहेगी, मेरी सीक्वेंस में रहेगी। अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज की बात करता हूं, एंटी क्लॉकवाइज की बात करता हूं, तो मैं स्टार्ट करता हूं ए ई डी सी बी ए, तो आपको डिफरेंट अरेंजमेंट दिखेगा, डिफरेंट परम्यूटेशन दिखता है जब इस केस की मैं बात करता हूं। और ऐसा कहा जाता है कि जब सर्कुलर अरेंजमेंट करेंगे हम, तो उस केस में एक पर्सन को फिक्स करना पड़ेगा। क्यों फिक्स क्यों करना पड़ता है, देखिए सिंपल सी बात एक मैं बताता हूं, यहां से आप क्लियर कर जाएंगे एक बात को, कि एक मेरे पास अगर स्क्वायर बॉक्स है, यहाँ पे पर्सन बैठे हुए, अगर मैं इसके अंदर एक लाइन लगा देता हूं तो इट विल डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। लेकिन अगर मैं सर्कुलर अरेंजमेंट की बात कर रहा हूं, तो इसके अंदर मैं कहीं पे एक लाइन या एक पर्सन को फिक्स करता हूं, तो मेरे पास 2 पार्ट में डिवाइड नहीं होता सर्कल, कभी भी ये वही रहता। देखो एक ही सर्कल बना हुआ है ना, तो इसके लिए यहाँ पे मुझे 2 लाइन चाहिएगी। यहाँ पे मुझे एक लाइन से 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था, लेकिन यहाँ 2 लाइन चाहिए, 2 सिटिंग चाहिए मेरे को। उस केस में मेरे पास 2 केसेस में डिवाइड हो जाएगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि एक पर्सन को कहीं ना कहीं हम फिक्स करेंगे। मान लो ए को फिक्स कर दिया, तो बी सी डी ई को क्या करता रहूंगा मैं, अरेंजमेंट पे लेता रहूंगा। मतलब 4 पर्सन बचे और 4 पर्सन 4 प्लेसेस पे मूव करेंगे, तो आंसर इज 4 फैक्टोरियल। कितने पर्सन थे, 5 पर्सन थे, 5, लेकिन आंसर क्या आया, 4 फैक्टोरियल। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक को फिक्स करना पड़ेगा हमें, और अगर एक को फिक्स करना है तो इसका मतलब ये हुआ कि जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट के अंदर डिफरेंट परम्यूटेशन हमें मिलेंगे, तो उस केस में जो मेरा रिजल्ट रहेगा हमेशा वो n-1 का फैक्टोरियल रहेगा। मैंने कहा कि 10 बंदों को सीटिंग करना भी 10 फैक्टोरियल, 10 बंदों को सीटिंग करना 10-1 का फैक्टोरियल, मतलब मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 9 फैक्टोरियल आ जाएगा। कि 11 बंदों करना, 15 करना, 20, 20, 30, जितने भी पर्सन है उनको सर्कुलर अरेंजमेंट में लेके जाना है, तो उसके बाद मेरा जो आंसर बनेगा -1 करने के बाद फैक्टोरियल आ जाएगा। तो मैं इसको कहूंगा कि ये मेरा क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ये था मेरा पहला केस, जब मैं
सर्कुलर परम्यूटेशन में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के अंदर अगर मैं डिफरेंट परम्यूटेशन देखता हूं। अब सेकंड केस सुनिए। सेकंड केस में मैंने डायग्राम भी बनाया, गंदा सा डायग्राम है वैसे तो, लेकिन समझ लेना, सिर्फ सपोज करना आपको कि ये ऐसा होगा, है ना, सपोज कर लेना। आप लोगों ने कभी माला पहनी होगी, है ना, आप लोगों ने कभी नेकलेस भी पहना होगा विद कलरफुल बिट्स, है ना, विद कलरफुल बिट्स आपने क्या किया होगा, नेकलेस पहना होगा। या फिर मैं कह सकता हूं क्या कि कोई जैसे फूलों की माला होती है ना, ऐसा कुछ, जैसे मैं कह दूं कि मैरीगोल्ड की जो माला बनाई जाती है, गेंदे का फूल होता है जो, है ना, उसकी जो माला बनाई जाती है वो पहन लूं मैं, कुछ फर्क पड़ेगा, उससे समझते हैं बात हुई क्या। अब यहाँ पे ना मैंने एक छोटी सी क्या बनाया आपके लिए, एक माला बनाई है ना, एक आपके लिए क्या बनाया मैंने, नेकलेस बनाया है छोटा सा। और इस नेकलेस के ऊपर समझेंगे बात को। देखिए अगर मैं कहूं कि इसको मुझे पहनना है, मैंने इसको उठाया ऐसे, आप लोग तो नहीं पहन सकते, मैंने इसको ऐसे पहन लिया, तो मेरे पास एक साइड में 4 होंगे, दूसरी साइड में 4 होंगे, मतलब टोटल 8 दिए हुए। डन। अब इसी नेकलेस को मैंने उतारा और मैंने इसको रिवर्स किया, फिर उसके बाद मैंने फिर पहन लिया, तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा, कुछ चेंज आया? नहीं चेंज आएगा। जो चीज यहाँ पे होगी वही चीज यहाँ पे है ना। मतलब ये कहना चाह रहा हूं कि कोई ऐसी चीज या कोई ऐसा अरेंजमेंट कि जिसको मैं रोटेशन देने के बाद क्लॉकवाइज देखूं या एंटी क्लॉकवाइज देखूं, तो मेरे पास कोई भी चेंजेस ना आए, डिफरेंट ना बने। अरेंजमेंट गिव्स टू द सेम परम्यूटेशन, सेम परम्यूटेशन दे, उस केस में मैं क्या बोलता हूं कि मेरे पास ये सेकंड वाला केस चलता है। लेकिन सेकंड वाला केस तो चलेगा। अब इस केस में जो आंसर बनता है हमेशा वो क्या होगा, देखो टोटल का अरेंजमेंट तो बनेगा ही बनेगा, n-1 का फैक्टोरियल तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन सिर्फ आपको हाफ ही मिलेगा, क्योंकि उसको ऐसे रोटेशन दो ऐसे रोटेशन दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो सिर्फ हाफ मिलेगा। तो डिवाइडेड बाय मैं क्या कर देता हूं 2, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो इस केस में ऐसा आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो इस केस में ऐसा बनेगा। ठीक है जी, बात समझ में आई। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन के ऊपर में, बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम कंटिन्यू करेंगे, कैसे कैसे करना है सीखना है। इसको पढ़ो एक बार। कहता कि ए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इज टू बी हेल्ड अमंग 20 डेलीगेट्स बिलोंगिंग फ्रॉम 20 कंट्रीज। 20 कंट्री से 20 डेलीगेट्स आए हैं, कॉन्फ्रेंस की टेबल पे बैठे हुए हैं। In how many ways they can be seated if 2 particular delegates are always to sit together and never to sit together? क्वेश्चन 2 है इसके अंदर, समझेंगे बात को, कैसे कैसे बैठाना है कैसे नहीं बैठाना। बताएंगे आप लोग आंसर मुझे कि एक सर्कुलर टेबल है, उस टेबल के अंदर 2 पर्सन को ऐसे बिठा दिया गया है। ठीक है जी, एक सर्कुलर टेबल है, उसके अंदर 2 पर्सन को क्या कर दिया गया है, बिठा दिया गया है। और वो कह रहा है कि पहले क्वेश्चन के अंदर कि जो दोनों बंदे होंगे वो क्या होंगे जी, साथ में बैठेंगे। ठीक है, तो ये कह रहा है कि साथ में बैठेंगे। तो कहीं ना कहीं मैं क्या करूंगा, देखिए 2 पर्सन है, एक ये पर्सन है एक ये पर्सन है मान लो, तो इन दोनों पर्सन को जहां भी बैठना है साथ में ही बैठना है। वैसे तो मेरा आंसर क्या आता, 20 माइनस में 1, तो आंसर क्या आ जाता 19 फैक्टोरियल, क्योंकि डिफरेंट क्या देंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में मुझे परम्यूटेशन मिलेगा, तो इसका मतलब ये आंसर हो जाता है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उसने बोल दिया है कि 2 पर्टिकुलर डेलीगेट्स जो इकट्ठे बैठे हैं वो खास मित्र हैं, दोस्त है वो काफी अच्छी, तो वो साथ में बैठेंगे। जहां भी बैठेंगे इसका मतलब उनको सिर्फ एक ही काउंट करना पड़ेगा, हमें एक ही काउंट करेंगे और बाकी के जो 18 बचे वो यहाँ पे आ जाएंगे, जितने भी होंगे 18 बचे तो वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो 18 और ये प्लस 19, तो इसका मतलब ये हुआ टोटल मेंबर अब हमारे पास कितने हुए, 19 हुए। और सर्कुलर परम्यूटेशन में जब डिफरेंट हमारे पास परम्यूटेशन होता है, अरेंजमेंट मिलता है, तो 19 माइनस 1 तो क्या होगा 18 फैक्टोरियल। तो मेरा आंसर इस क्वेश्चन का क्या आएगा, 18 फैक्टोरियल आएगा। क्या ये बात बिल्कुल मैंने सही लिखी है? बट किंतु परंतु बंधु, है ना। देखिए क्या होगा जी, लेकिन ये नहीं पता ना कि ये राइट में बैठेगा कि ये लेफ्ट में बैठेगा, ऐसा कुछ नहीं बताया उसने। ये यहां भी आ सकता है, ये यहां भी आ सकता है, तो इसका मतलब इनटू में
2 फैक्टोरियल। तो ये मेरा एक्चुअल में आंसर रहेगा भैया। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? 18 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये मेरा क्या रहेगा? बिल्कुल सही जवाब होगा। डन, समझ में आया होगा बिल्कुल अच्छे से। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। उसने कहा कि नेवर टू सिट टुगेदर। अब उन दोनों की हो गई है भैया फाइट, अब उनकी नहीं बनती आपस में, दोनों के डेलीगेट्स की, है ना, उन दोनों की नहीं बनती। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब वो साथ में नहीं बैठेंगे कभी। अब मैंने बताया आप लोगों को कि या तो साथ में बैठेंगे या साथ में नहीं बैठेंगे, या तो कोई चीज होगी या कोई चीज नहीं होगी, और किसी का होना और किसी का ना होना किसके बराबर? टोटल केसेस के बराबर। टोटल मेरे पास कितने पर्सन है? 20। इसका मतलब मेरा जो आंसर आना चाहिए था वो मेरा आंसर आना चाहिए था कितना? 19 फैक्टोरियल। ये तो टोटल था जब कोई कंडीशन थी नहीं, लेकिन कंडीशन क्या है कि वो दोनों साथ में कभी नहीं बैठेंगे। तो उसमें से अगर मैं दोनों साथ में बैठ रहे हैं उस केस को माइनस कर दूं तो केस कौन से बचेंगे? केस वो बचेंगे जिसमें वो साथ में नहीं बैठेंगे। माइनस में 18 फैक्टोरियल, इनटू में 2 फैक्टोरियल। तो ये क्या होगा जी? मेरा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। उम्मीद कर रहा हूं मैं कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है जी? तो ध्यान से देखते रहिए, बड़ा इजी से कंसेप्ट से मैं समझा रहा हूं। पहले मैं पूरी थ्योरी को बता रहा हूं, उसके बाद आपको क्वेश्चनिंग करवा रहा हूं कि क्वेश्चन क्या होंगे और कैसे कैसे उनको टैकल करना है। ठीक है, ये था आपका सर्कुलर परमुटेशन कि कैसा कैसा रहेगा। आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा केस कहां पे लग रहा है, कौन सा केस कहां पे लग रहा है। मतलब जहां पे कुछ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चेंज करने के बाद कोई अरेंजमेंट चेंज ना हो, दैट इज कॉल्ड सेम परमुटेशन, है ना। n-1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास वहां पे क्या लेंगे? हम केस लेंगे। डन, चलिए इसके बाद चलते हैं थोड़ा ज्योमेट्री के पार्ट के ऊपर, जो कि बहुत इजी सा पार्ट है। उसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, डायरेक्टली हम उस क्वेश्चन को करेंगे टैकल की कैसे करना है। देखिए ज्योमेट्री के पोर्शन की अगर मैं बात करूं, आपको कुछ पॉइंट्स गिवन होते हैं आपको कुछ पॉइंट्स गिवन होते हैं। ज्योमेट्री के अंदर कौन कौन सा पार्ट आएगा मैं ये बताता हूँ। ज्योमेट्री के अंदर यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि मुझे पूछा जा सकता है कि स्ट्रेट लाइन कितनी बनेगी, है ना। या एक सेकंड टाइप में मैं लेता हूँ, मैंने कहा कि शेक हैंड वाले क्वेश्चन होते हैं कि इतने पर्सन एक पार्टी के अंदर कितने शेक हैंड्स होंगे। या फिर मैं कह दूं कि गिफ्ट एक्सचेंज किया गया, हर एक बंदा दूसरे बंदे को गिफ्ट दे रहा है, तो कितनी गिफ्ट एक्सचेंज होंगे पार्टी के अंदर। या फिर मैं कह सकता हूँ टूर्नामेंट की जितने मैच होंगे। टूर्नामेंट की अगर मैं बात कर लूँ कि टूर्नामेंट चल रही है क्रिकेट की या फुटबॉल की जो भी है, उसके अंदर 20 टीमें हैं, 20 टीम्स हैं, तो कितने मैच खेले जा सकते हैं अगर एक टीम एक दूसरे के साथ एक एक मैच खेले, है ना। ये टूर्नामेंट के क्वेश्चन हो जाएंगे। और भी ऐसे कुछ क्वेश्चन जिसके अंदर 1-to-1 ट्रांजैक्शन होती है, वो सारे के सारे इसी कैटेगरी में फॉलो करेंगे। और इसी कैटेगरी में जब भी वो फॉलो करेंगे तो आपको हमेशा आंसर इस केस में क्या लिखना होगा? NC2 लिखना होगा। एन मतलब टोटल जितना आपको दिया होगा। मैंने कहा कि पार्टी के अंदर 15 पर्सन है, वो क्या कर रहे हैं? एक दूसरे के साथ हाथ मिला रहे हैं, तो कितने हाथ मिलेंगे? तो आपका आंसर क्या आएगा? 15C2। अगर वो कोई गिफ्ट एक्सचेंज कर रहे हैं तो 15C2, है ना। ये थी 1-to-1 ट्रांजैक्शन हो रही है। अगर बोला गया कि एक टूर्नामेंट है उसमें 15 टीमें हैं, 15 टीमें एक दूसरे के साथ मैच खेलेंगी, लेकिन हर एक टीम ना दूसरे के साथ 2-2 मैच खेलेगी, तो 2-2 मैच खेलेगी, तो इसका मतलब × 2। जितनी टाइप की ट्रांजैक्शन होगी × में 2 कर दिया जाएगा। तीसरी 3 बार हो रही है तो × 3 हो जाएगा, तो वो आपका आंसर आ जाएगा। तो इस सारे केसेस में मिला के जो भी क्वेश्चन का आंसर रहेगा, हमेशा 1 ट्रांजैक्शन पूछी जाती है आपसे, तो NC2 आपका क्या रहेगा? आंसर रहेगा। ओके, गेटिंग माय पॉइंट। बहुत इजी सा कंसेप्ट है, बिल्कुल इजी से चलेंगे। स्ट्रेट लाइन की अगर मैं बात कर लूं, या फिर मैं पूछूंगा आपसे कि ट्रायंगल कितनी बन सकती है, या फिर मैं पूछ सकता हूं आपसे कि डायगोनल कितने बनेंगे, या फिर कुछ और चीजें आ सकती हैं ज्योमेट्री के रिलेटेड, है ना। अब सीधा तो कभी पूछा नहीं जाएगा कि 10 आपके पास पॉइंट्स हैं और आपको बताना है कि स्ट्रेट लाइन कितनी बनेगी। वेरी इजी, मतलब आप बता दो। उस केसेस में देखो, अगर जब तक आपको कोलिनियर पॉइंट के बारे में ना बोला जाए। कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं? कोलिनियर पॉइंट वो पॉइंट्स होते हैं जो एक ही स्ट्रेट लाइन में लाई करते हैं जी, उनको बोला जाता है कोलिनियर पॉइंट। अगर ये 3 पॉइंट एक ही लाइन में है तो इसका मतलब these 3 are कोलिनियर पॉइंट। ओके,
अब देखिए जब तक कोलिनियर पॉइंट नहीं बोले जाएंगे या सिर्फ बोल दिया गया कि देयर आर यू हैव 10 पॉइंट्स, हाउ मेनी स्ट्रेट लाइन कैन बी मेड, कितने बना सकते हैं हम, तो तब उसका आंसर हमेशा आपको लिखना है NC2, हमेशा आंसर लिखना है NC2। डिटेल से भी जा सकते हैं हम, लेकिन डिटेल से करने का कोई फायदा नहीं है, सीधा हम डायरेक्टली जिसका यूज करेंगे क्योंकि उसका यूज नहीं होता कहीं भी। NC2 अगर ट्रायंगल की बात करेगा वो तो NC3 लगाएंगे। ओके, अगर डायगोनल की बात करेगा कितने डायगोनल बनेंगे तो NC2 होगा और माइनस में n हो जाएगा, तो ये आपका रहेगा तीनों क्वेश्चन का आंसर, है ना। n की वैल्यू आपको गिवन होगी, लेकिन ये तब होगा जब कोलिनियर पॉइंट आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है, सिर्फ पॉइंट्स गिवन है, कितने पॉइंट है भैया, तो बताओ कितनी स्ट्रेट लाइन बनेगी। अब क्वेश्चन के अंदर मैं ऐड कर रहा हूं, मैंने कहा कि 10 पॉइंट है, 10 पॉइंट में से 4 पॉइंट जो है वो कोलिनियर है और 6 पॉइंट क्या रैंडमली कहीं भी स्पेस में पड़े। उस केसेस में डिफरेंट फॉर्मेशन बनेगी। मैं स्ट्रेट लाइन की फॉर्मेशन इस साइड लिख रहा हूं भैया, ध्यान रखना, नोट करते हुए याद कर लेना इन चीजों को। जब कोलिनियर की बात की जा रही है तब क्या आंसर आएगा, तब मैंने कहा कि NC2 माइनस में कोलिनियर पॉइंट जितने होंगे, फिर C2 और प्लस में क्या हो जाएगा 1। ये जो फॉर्मूला होगा ये किसका होगा, स्ट्रेट लाइन बनाने का फॉर्मूला। When we have given what collinear point, ओके। अगर मैं ट्रायंगल की बात करूंगा तो NC3 होगा, माइनस में क्या होगा, कोलिनियर पॉइंट जितने भी होंगे 4 होंगे तो 4 लिखा जाएगा C3, उसके बाद ये क्वेश्चन का आंसर। यहाँ +1 होता है लेकिन इसमें +1 नहीं होता, यहाँ +1 इसलिए होता है क्योंकि जितने भी कोलिनियर पॉइंट होंगे आपको कम से कम एक स्ट्रेट लाइन तो वो देंगे, इसलिए वहां पे +1 किया जाता है, लेकिन वहां ट्रायंगल नहीं बनेगी, कहीं भी वहां ट्रायंगल नहीं बनेगी। समझे मेरी बात, ओके। तो ये हो जाएगा आपका, जब भी पूछा जाता है कोलिनियर स्ट्रेट लाइन और ये पूछा जाता है आपसे, उस केसेस में आपको कई बार आपको लाइन गिवन होती है कि देयर आर 3 वर्टिकल लाइंस या 9 वर्टिकल लाइंस, 10 आपके पास दे दी कि परपेंडिकुलर लाइंस, है ना। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल 2 टाइप की होती है हमारे पास, वो लाइंस दे देगी। अब एक रेक्टेंगल पूछा जाता है आपसे कि रेक्टेंगल कितना बनेगा। अब एक चीज बताएंगे आप लोग मुझे, एक चीज बताओ कि जब मैंने 2 लाइन ऐसे लगाई, है ना, हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकल लाइन लगाई 2, तो क्या मेरे पास रेक्टेंगल बन गया, नहीं बना ना। अब मैंने जब 2 लाइन ऐसे लगाई तब जाके मेरे पास एक रेक्टेंगल मिलता है। तो मैं यहां से ये चीज डिफाइन कर सकता हूं कि मुझे एक रेक्टेंगल बनाने के लिए 2 वर्टिकल लाइन चाहिए और 2 हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ टोटल NC जितनी भी लाइन आपको गिवन होंगी वर्टिकल लाइंस, है ना, या मैं ऐसा कह सकता हूं, यहां से इसका फॉर्मेशन बनाएंगे हम, वर्टिकल लाइंस C2 इनटू में हॉरिजॉन्टल लाइंस C2। ये मैंने क्या बना दिया, इसका फॉर्मेशन की नंबर ऑफ रेक्टेंगल आपके निकल जाएंगे। मैंने कहा 10 वर्टिकल लाइंस हैं और 12 आपके पास क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइंस। तो आपका आंसर बताइए कितनी रेक्टेंगल बनेगी भैया, तो मैं कहूंगा 10C2 इनटू में 12C2। इसको सोल्व करके आंसर दिया होगा, ठीक है, नहीं तो ऑप्शन में ये भी मिल सकता है, आपको डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या रहेगा। समझ में आई बात। तो ये सारी चीजें थी आपकी परमुटेशन कॉम्बिनेशन के बीच की, ठीक है। यहां से हमारा जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन का पूरा चैप्टर है वो क्लियर हो जाता है और हमने इसकी 5 पार्ट बनाए और पांचों पार्ट के अंदर आपके सारे के सारे जितने भी कंसेप्ट आते हैं वो ऑलमोस्ट क्लियर कर दिए हैं। बाकी जितना भी आपको समझ में आता है आप इसके क्वेश्चन लगाते रहिए और क्वेश्चन के अंदर कहीं भी या कंसेप्ट के अंदर कहीं भी आपको डाउट लगता है तो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप उसको पूछ सकते हैं, मैं आपको वहीं पे रिप्लाई कर सकता हूँ, या फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट पढ़ने के बाद मैं आपको रिप्लाई करूंगा या उस कंसेप्ट को दोबारा से रिपीट करूंगा, समझा दूंगा आपको कि वो कैसे आएगा। ठीक है जी, चलिए परमुटेशन, इसके बाद जो अपना अगला चैप्टर होगा वो प्रोबेबिलिटी का स्टार्ट करेंगे हम, क्योंकि वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन के बेस पे होता है। कुछ प्रोबेबिलिटी की बातें मैंने आप लोगों को इस चैप्टर में बता दी हैं, कुछ जो डीप की बातें हैं वो सारी हम उस चैप्टर के अंदर करेंगे। उसके भी हम ऐसे ही 4 से 5 पार्ट बनाएंगे और आपको हर एक कंसेप्ट से गो थ्रू करवाएंगे ताकि आप इजीली इन चीजों को समझ सको और कर सको अपने सारे क्वेश्चन। और एनडीए जेई के लिए जो भी आपके एग्जाम है जिसके अंदर आपका प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, जितने भी सेट रिलेशन, फंक्शन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन,
हर एक चैप्टर की वीडियो को हम यहाँ पे अपलोड करेंगे और आप लोग देखते रहेंगे। ठीक है जी, तब तक के लिए आप देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल को जिसका नाम है इनोवेटिव फ्यूचर एकेडमी। एंड ऑल द बेस्ट, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड जय हिंद जय भारत।